उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं नितेश झा और टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं भी हूं में आप सबका स्वागत है। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो जी हाँ, एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ उनको भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभरेंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको अंकुर जैन साहब से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अंकुर साहब, अपने बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर, मेरा नाम अंकुर जैन है। मैं एक पेट लवर हूँ और मैं पेट शॉप भी ओन करता हूँ एक दिल्ली में, शाहदरा के अंदर। और मेरी वेबसाइट भी है जहाँ से ई कॉमर्स है, ऊपर से एक वेबसाइट है मेरी जहाँ पे हम पेट अडॉप्शन करवाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आपकी पेट शॉप है, बताया आपने, शाहदरा में, राइट? आप ये बताइए कि कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? कॉलेज में मतलब कैसे उस दौर पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, मेरा जो है कॉलेज लाइफ और लोगों की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से, मैं जब 10th क्लास में था जी। तभी से मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी। मेरे पिताजी ने मुझे इनकम देना बंद कर दिया था। नहीं, एक सेकेंड, आपने कहा कि आप जब 10वीं में थे तभी से आपने अर्निंग शुरू कर दी? जी सर, मैं एक सदर बाजार का लड़का हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। और 10वीं क्लास में मैंने क्या करा था, 10वीं क्लास में मैंने पिताजी से कुछ पैसे मांगे थे साइकिल के लिए। पिताजी ने बोला, बेटा बढ़िया फैमिली से हो, तो पिताजी ने बोला, बेटा जाओ खुद ले आओ। और तो उसके बाद मैं उसी दिन का था कि 10वीं क्लास में क्लास मेरी खत्म होती थी 1 बजे, और बाहर नेल पॉलिश बिकती थी, तो नेल पॉलिश की वो ट्रे उठाते थे हम लोग, और 2-3 दोस्त थे मेरे साथ, तो हम लोग वहाँ पट्टी लगाते थे, और जो इनकम उससे हुई मेरी, उससे मैं बस अपनी साइकिल लेके आया। 10वीं क्लास में आपने नौकरी करनी शुरू की, नेल पॉलिश बेचना शुरू किया, और तब से लेकर आज की पेट शॉप जो आप रन करते हैं, वहाँ तक की यात्रा कैसी रही आपको? आई एम श्योर कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए होंगे, जैसा सबकी लाइफ में आता है, उस पर ज़रा प्रकाश डालिए। सर देखिए, फेलियर मेरी लाइफ में ऐसा था कि मतलब सक्सेस तो कहीं दिखी थी नहीं, फेलियर और साथ ही चलता था हमेशा मेरे। फेलियर बहुत देखे हैं मैंने, और लोग तो 1-2 फेलियर लेकर के भी समझ जाते होंगे। मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा किसने, कि इतना फेलियर भी किसी को हो सकता है। मैंने आपका पहले आप स्कूल लाइफ चलाई, उसके बाद जब वहाँ से छोड़ने के स्कूल, वहाँ से शादरा आ गए थे, फिर 10-12 सालों में शादरा में हो गए। फिर मैंने स्कूल वैन्स भी चलाई हैं, मैंने मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग। स्कूल वैन आपने 10वीं में जो काम करते थे आप, जब आप 10वीं क्लास में थे, उसके बाद आपने वैन चलाना शुरू किया? जी, मैंने वैन चलाना शुरू करा था सन 2012 के अंदर, तो 1 साल मैंने वैन में चलाई। तो आपको उसमें वैन में नौकरी कैसे मिली? मतलब वैन मेरा दोस्त था एक जो स्कूल वैन चलाता था, और मेरे पास कोई काम नहीं था। पटरी कब तक लगा था, पिताजी को पता लगा, पिताजी ने छुड़वा दी होते थे। अच्छा। क्योंकि पिताजी, हमारी फैक्ट्री थी बहुत बड़ी। क्यों? पिताजी को तो खुश होना चाहिए कि आपको उन्होंने मना कर दिया साइकिल के लिए, लेकिन आपने खुद की मेहनत से जो है साइकिल खरीदी, तो उनको तो खुशी होना चाहिए, एंड ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सर, बट पिताजी को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारा नाम था काफ़ी समाज के अंदर, वहाँ पे जैन नलकी वालों के नाम से हम काफ़ी जाने जाते थे। तो वहाँ पे पिताजी को पसंद नहीं आया कि पट्टी लगा रहा है, तो उन्होंने छुड़वा दिया था। फिर हम लोग शाहदरा आ गए थे वहाँ से छोड़ करके, और तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था, खाली मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। जब आपके पास पैसे आने लग जाते हैं सर, और तो उसके बाद आपसे बैठा नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ करना था। फिर मैंने उसके बाद स्कूल वैन का काम किया, दोस्त ने स्कूल वैन दी अपनी, चलानी भी सिखाई। उसके बाद वो लाइसेंस लिया, तो चलानी शुरू करी, 1 साल वो चलाई। उसके बाद फिर छोड़ करके वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो छोड़ा। फिर उसके बाद कोर्ट में ले गए मुझे एक भैया थे, तो कौन से कोर्ट में? द्वारका कोर्ट में। द्वारका कोर्ट। फिर मैं द्वारका कोर्ट में मैंने फिर टाइपिंग स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने 1 महीने टाइपिंग नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट में करी थी,
तो जब आपने टाइपिंग शुरू की, मतलब टाइपिंग सीखना शुरू किया था आपने, तो क्या ख्याल आया था जहन में? मतलब होता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो आपने क्लिक कैसे आया कि भाई टाइपिंग करना चाहिए? सर मैंने कुछ भी अपने हिसाब से सोचा नहीं था कभी। हाँ। जो लोग बताते रहे वो मैं करता गया, क्योंकि मुझे कोई गाइड देने वाला नहीं था कि आपको ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए। मुझे तो बस ये था, मुझे किसी तरह से पैसा कमाना है, काम में लगे रहना। तो जैसा आपने कहा कि जो लोग कहते थे वो मैं करता था, तो वो कौन से लोग थे? आई एम श्योर कि कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि भाई आप ये करिए, आप स्कूल वैन चलाइए, या आप द्वारका कोर्ट में जाकर नौकरी करिए। तो कौन थे वो शख्स? सर लाइफ में आप निकलते हो, बाहर निकलते तो बहुत लोग मिलते रहते हैं आपको। जैसे कि पड़ोस में हमारे भैया थे, वो द्वारका कोर्ट में टाइपिस्ट थे। उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, तो कुछ नहीं कर रहा तो वहाँ पे टाइपिंग ही कर दे, क्योंकि कंप्यूटर हमारे घर में आ गया था। मेरी बड़ी सिस्टर ले आई थी, तो उस पर मैं लगा रहता था काफ़ी घंटों अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ऊपर से टाइपिंग का शौक हो गया था, तो टाइपिंग भी सीख ली थी मैंने, 40 स्पीड हो गई थी। तो लर्निंग का हमेशा से रहा है मुझे। वेल अंकुर साहब, आपने बताया कि जब आप 10वीं में थे तब आप नेल पॉलिश वगैरह बेचा करते थे, उसके बाद आपने स्कूल वैन चलाना शुरू कर दिया और फिर आप कोर्ट पहुंचे, द्वारका कोर्ट, वहाँ पर आपने टाइपिंग शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद की जर्नी आपकी क्या रही? आपने पेट शॉप खोला उसके बाद? जी सर, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो वेटरियन है, तो उन्होंने सजेशन दिया कि पेट शॉप खोल लेते हैं। और हमने स्टार्ट करा था एक ऑनलाइन वेबसाइट से, canine-bazaar.com से। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसके अंदर, तो हमने कंटिन्यू किया उसको। बट कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हमें बंद करनी पड़ गई वो, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद वो पूरा क्लोज हो गया था। बट अब हमने दोबारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है पपी एटलस के नाम से, जहाँ पे हम डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं मेनली, उनको हेल्प करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अडॉप्शन करवाने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट उनको एक घर मिल जाए या उनको टाइम पे खाना और केयर मिले। तो आपके शॉप पे कौन कौन से पेट हैं? अच्छा, हम पेट सेल नहीं करते ना, हम पेट रखते हैं, क्योंकि पेट शॉप नहीं है, पेट सप्लाई शॉप है, जहाँ पे हम लोग सामान बेचते हैं डॉग्स का। डॉग एंड कैट का सामान होता है, डॉग्स का है, स्मॉल एनिमल्स का है। और हमारी वेबसाइट पे डॉग सेल नहीं होते, अडॉप्शन होते हैं खाली। वहाँ पे आप सर्विस भी अवेल करते हैं, जहाँ पे अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेनर्स को काफ़ी कम काम मिल रहा है, ग्रूमर्स की रीच नहीं है इतनी। तो हम एक लिस्टिंग वेबसाइट इस तरह से बनाना चाह रहे थे कि जहाँ पे फ्री में सबके सब लिस्ट कर सके अपने आप को, और लोग रीच कर पाए दूसरों तक, तो एटलीस्ट उनको काम मिल पाए और अच्छी सर्विस हम दे पाए। स्ट्रीट डॉग्स बड़े एग्रेसिव होते हैं नेचर वाइज देखा जाए तो क्या रीजन इसके पीछे का लगता है आपको? सर डॉग कोई भी अग्रेसिव नहीं होता। डॉग को अग्रेसिव बनाया जाता है वो भी इंसानों के द्वारा। इंसान अपना अग्रेशन जो है उन पे निकालता है, इस वजह से वो अग्रेसिव इंसानों के प्रति हो जाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को अग्रेसिव इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सड़क पर चलते हुए दूसरों को भौंकते हैं, पीछे पड़ते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जो केयर करते हैं, वो कभी उनको हार्म नहीं करते। तो यही मेन रीज़न होता है कि डॉग अग्रेसिव माना जाता है, लेकिन ऐसी धारणा गलत है। ये हमें, अगर हम जिस तरह से हम डॉग को ट्रीट करेंगे वो वैसे ही हमें ट्रीट करेगा, वो बल्कि बेटर ट्रीट करेगा। हम इंसान को एक बार डांट देते हैं तो इंसान दोबारा बात पलट के बात नहीं करता। आप डॉग को डांट देंगे तो 2 मिनट बाद वो बेचारा फिर वापस आएगा। बिल्कुल। यही हमारी कोशिश है, और यही हमारा वो है, मोटिव है कि स्ट्रीट डॉग्स को स्ट्रीट से उठा के घरों तक पहुंचाएं, ताकि इनका बेहतर पालन पोषण हो सके, और ये लोगों के दिमाग से बात निकले कि स्ट्रीट डॉग्स अग्रेसिव होते हैं। ब्रीड डॉग भी कोई अग्रेसिव नहीं होते सर। ब्रीड डॉग मतलब अग्रेसिव बोला जाता है, जर्मन शेफर्ड अग्रेसिव बोला जाता है, तो अग्रेसिव कोई ब्रीड नहीं होती। उनको जिस तरह से आप पालते हो, जिस तरह से खिलाते पिलाते हो, उसके हिसाब से वो एनिमल चलते हैं। अच्छा अंकुर साहब, आपने बताया कि आप जो पेट है वो सप्लाई भी करते हैं, तो किस तरह के किस ब्रीड के आपके पास पेट्स हैं, मतलब स्पेशली डॉग्स में? सर मैंने जैसे कि हम तो पेट सेल पे बिलीव नहीं करते हैं, बट लोग पेट खरीदते हैं तो उसमें भी हम लोग गलत नहीं मानते, क्योंकि पेट एटलीस्ट किसी घर पे जा रहा है, भले ही वो खरीद रहा है। अगर हम लोग खरीदने को बैन करवा दें और या उसके खिलाफ आ जाएं, तो जो ब्रीड डॉग हैं वो बेचारे भी सड़क पे आ जाएंगे, फिर वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, खरीदते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे कोई डॉग परचेज करता है तो हम उसको एक तो RKCI है हमारा,
तो RKCI के पेपर देते हैं उसको ब्रीड को, और उसका पार्म सिस्टम पर टेस्ट करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं। सारा प्रोसेस जो एक डॉग के पपी के लिए होना चाहिए इनिशिएट के अंदर, वो हम पूरा करके देते हैं ताकि एटलीस्ट वो घर में सेफ चला जाए। उसके बाद 1 महीने तक हम मॉनिटरिंग करते हैं हर वीक जाकर कि बच्चा सही से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ये हमारा प्रोसेस है। तो उसमें आप क्या क्या देखते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि हम देख कर आते हैं कि सही से रह रहा है नहीं रह रहा है, तो उसमें क्या क्या नोटिस करते हैं? डॉग का सर हम लोग वो करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं जाकर के कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेटनेरियन विजिट होती है वीक में एक बार, तो वेटनेरियन देख लेता है कि भाई सही से खाना खिलाया जा रहा है नहीं जा रहा है। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं कि आप क्या खाना खिला रहे हो। हम लोग गाइड भी करते रहते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये खिला दो, वो खिला दो। सर हम 1 महीने तक ही इसको प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। ऊपर से पैसे की कंडीशन हमेशा हमारे पास रहती है कि पैसा बहुत कम है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर डोनेट करने वाले बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। और तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बट ये है कि हम जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक। ओके, ये जो डॉग्स होते हैं, इनके जो ब्रीड होते हैं, क्या इनका जो खाना होता है वो ब्रीड के ऊपर भी निर्भर करता है या सबका एक ही खाना होता है? नहीं सर, ब्रीड के ऊपर होता है। जरा उस पर प्रकाश डालें, उसके बारे में जरा बताइए। जी सर, ब्रीड के ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ ब्रांड जैसे रॉयल कैनाइन है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि ब्रीड के हिसाब से खाना बनाते हैं। उस ब्रीड को स्पेसिफिकली क्या चाहिए। अब कुछ डॉग ऐसे होते हैं जैसे कि लैब्राडोर बहुत पसंद करते हैं लोग, लेकिन लैब्राडोर को घर का खाना खिला के वो मोटा कर देते हैं। राइट। और वो जल्दी मोटा भी हो जाता है। इसी तरह से दूसरा डॉग होता है फ्रेंच बुलडॉग, एक होता है जो कि मेरे पास भी है। अच्छा। मेरे पास 2 बच्चे हैं फ्रेंच बुलडॉग। बुलडॉग क्यों, ये बुल जैसा दिखता है क्या ये? नहीं सर, बुल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। बट ये है कि फ्रेंच बुलडॉग इसलिए बोला जाता है कि बुलडॉग एक डॉग है और पग एक डॉग है। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा करके ये डॉग बनाया गया है। ओके। ये एक आर्टिफिशियल डॉग बताया जाता है इसको, इसकी आर्टिफिशियल डॉग्स के हिसाब से होता है। तो खाने में मतलब जो है हेल्दी जो हो, पौष्टिक जो हो उनके लिए, वो क्या है, उस पर ज़रा कुछ थोड़ा सा बता सकें तो, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को एग्जैक्टली ये समस्या आती है, क्योंकि टेम्परामेंट जो होता है डॉग्स का या किसी भी पेट का वो उनके भोजन पर निर्भर करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या एग्जैक्ट मतलब सही भोजन क्या है, पौष्टिक भोजन, हेल्दी भोजन क्या एग्जैक्टली उनके लिए? सर खाने के लिए तो आप घर का खाना जितना देंगे उतना बहुत अच्छा है। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, इसके अंदर आप चावल, रोटी और दही के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर आप सालमन ऑयल ऐड कर सकते हैं स्किन एंड फूड के लिए, क्योंकि डॉग को जो नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है, काफ़ी कैल्शियम की नीड होती है, जो कि हमारे आपके और हमारे खाने की से पूरी नहीं हो पाती। सेकेंड ऑफ ऑल उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत छोटा होता है। हमारे इंसानों का तो पूरा टाइम रहता है पेट में और सुबह मतलब पूरा तरह से डाइजेस्ट होता है। लेकिन डॉग का क्या होता है, वो खाता है और उसके कुछ ही टाइम बाद वो पॉटी कर देता है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि वो एडजस्ट पूरा नहीं कर पाता। जो खाना हमारे इंसानों के लिए वो उसके लिए वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए डॉग फूड आता है जो कि प्रोसेस्ड फूड ऑलरेडी होता है, वो जल्दी पच जाता है खाना, और जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सारे मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग नॉनवेज भी प्रेफर करते हैं, मतलब नॉनवेज भी फीड किया जाता है, तो वो कहाँ तक ठीक है? नॉनवेज सर जहाँ तक अगर बच्चा सही से खा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तभी तक ठीक है। अगर उसके अंदर अग्रेशन आ रहा है, मैं तो गर्मियों में तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। गर्मियों के अंदर अग्रेशन ऑब्वियसली आता है। देखिए एनिमल है, उसको अगर जंगली खाना खिलाओगे तो वो जंगल की तरह ही ट्रीट करेगा। तो रॉ फूड जो मीट होता है वो तो सर अग्रेशन बढ़ाता ही है। इंसानों के अंदर भी वही चीज़ है, अग्रेशन बढ़ाता है। मैं जैन हूँ तो मैं अग्रेशन फूड प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये है कि आप खिला सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, वो भी वेटनेरियन की गाइडेंस के अंदर। राइट। अंकुर साहब, अगर किसी को पेट आपके यहाँ से लेना हो तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? उसके लिए सर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, puppyatlas.com.org हमारी वेबसाइट है। वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, हम लोग डिलीवर भी कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर हम डिलीवर कर देते हैं विद ऑल पेपर्स। एंड आप हमारी royalclubofIndia.com की वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। कोई भी वेटनेरियन हेल्प भी चाहिए आपको, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको किसी भी तरह की। देखिए भाई, वैसे बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी जो कि एक फैसिलिटी के तौर पर है ना, जो कस्टमर्स के लिए या बायर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी अगर हम आपसे ये सवाल करें कि हमारे व्यूअर्स आपके यहाँ से वो पेट क्यों बाय करें, परचेस करें, तो उस पर क्या आप कहेंगे? हमारे यहाँ से परचेज करने का सर मेन रीज़न मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे पास जो पेट होते हैं वो जो लोकल ब्रीडर्स होते हैं हम उनसे नहीं लेते। क्योंकि हम इसलिए नहीं लेते
सेल करने के लिए बेसिकली। इसलिए नहीं लेते सर क्योंकि हमारे पास ब्रीडर्स होते हैं वो सर्टिफाइड है सर, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन से। वो सर्टिफाइड ब्रीडर्स होते हैं और हमारी नजरों के सामने होते हैं, RKCI के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और वो सर्टिफाइड ब्रीडर्स होते हैं। सो हमें भी श्योरिटी होती है कि बच्चा अच्छा है, आगे कोई दिक्कत नहीं होनी, इसके साथ कोई क्रूरल्टी नहीं हुई है, वो अच्छी तरह से खिलाया पिलाया गया है और आगे कोई बीमारी नहीं हुई उसको। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आज की डेट में पेट इंडस्ट्री के अंदर सर कोई भी कोई गाइड करने वाला नहीं है इतना, कुछ भी अपने आप से लोग कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी चल रहा है इस समय। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग एक ये कोशिश कर सकते हैं खाली कि एटलीस्ट जिसके पास वो बच्चा जाए तो वो बच्चा भी परेशान ना हो और वो सामने वाला पेट ओनर भी परेशान ना हो। क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा डॉग ओनर होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और वो परचेज कर लिया उन्होंने डॉग, कंट्रोल में नहीं आते जी, और वो क्या उनकी धारणा क्या बन जाएगी, डॉग पालना अच्छी बात नहीं है। तो एक घर जो है बंद हो गया, घर के दरवाजे बंद हो गए एक डॉग के लिए, आगे के लिए, तो वो हम नहीं चाहते सर। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग डॉग परचेज करें, अडॉप्ट करें, कैट अडॉप्ट करें, जो स्ट्रीट में जो चलते हैं वो सब अडॉप्ट करें, तो एटलीस्ट हर घर में एक बच्चा पहुंचे तो कम से कम घर मिले। ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्या आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो बर्ताव है उनका स्ट्रीट डॉग्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत बुरा होता है, और साथ ही आपने, हालांकि वो मजबूर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखा है मैंने कि कभी कभी कुछ डॉग्स ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो बीच रोड में से क्रॉस कर जाते हैं और गलती से उनको टक्कर लग जाती है। उस केस में क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? मान लीजिए कि रास्ते पे मैंने कोई किसी स्ट्रीट डॉग को या किसी भी एनिमल को देखा कि वो एक्सीडेंट हो चुका है उसका, या वो बुरी तरह से इंजर्ड है, तो क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा, हमें क्या करना चाहिए उस केस में? आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, आप कैसे हेल्प कर पाएंगे ऐसे लोगों को? जी, इसके केस में सर अभी कोई स्ट्रीट डॉग अगर कहीं पे इंजर्ड है या उसको कहीं से कहीं तक पहुंचाना है तो उसके अंदर सर हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर पहली बात तो नहीं है। दूसरी बात हमारे पास जो है अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि हम उस डॉग को वहाँ से मूव कर पाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को उसके प्लेस से रिमूव या अलग नहीं जा सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं सर कि कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ आसपास के जो हमारे वर्कर्स हैं वो वहाँ तक पहुँचें और उस डॉग को एक हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। लेकिन इसका हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं सर इस तरह के कि भाई इस डॉग को प्रॉब्लम है, हम जहाँ तक सर रीच कर पाते हैं वहाँ तक तो हम पहुँच पाते हैं। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा मोटिव है कि हमारे पास हमसे लोग जुड़े हैं आकर के, और एटलीस्ट जो आपके आसपास के जो डॉग्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। आप ज़रा अपनी वेबसाइट एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि उनके लिए आपसे जुड़ना आसान हो जाए। जी सर, हमारी वेबसाइट है puppyatlas.org, info@puppyatlas.org पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी वहाँ पे मेंशन है हमारा, और दूसरा हमारी thepeteam.com है, वहाँ पे भी आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारा जो डॉग फूड और कैट फूड सब कुछ सारा सब है प्रोडक्ट्स का, सप्लाईज का, वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सेंटर्स या आपके शॉप्स कहाँ पर हैं शाहदरा के अलावा? मेन ब्रांच शाहदरा में है जी, राइट? इसके अलावा जी मेन ब्रांच सर हमारी आनंद निकेतन में है। अच्छा, जहाँ पे डॉक्टर सेठ एंड डॉग एंड कैट क्लिनिक का हमारा है वहाँ पे, जहाँ पे हम काफ़ी सारे डॉग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीट करते हैं और वहाँ से ही सारी हेल्प भी जाती है हमारे हर तरफ से। दूसरा हमारा सेंटर शाहदरा के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर है, thepeteam.com आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा सर। क्या बात है। और इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डॉग होता है बहुत ही ओबीडियंट होता है, बहुत ही आज्ञाकारी होता है और सबसे ज़्यादा लॉयल होता है ना? इंसान को हम इतना लॉयल नहीं समझ सकते जितना कि डॉग्स को, है ना? तो ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना सारा कुछ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी हूँ कि इस एपिसोड में आपने जाना एनिमल्स के बारे में, पेट्स के बारे में अंकुर जैन साहब के द्वारा। और ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं भी हूँ के